Hello students, welcome to CR International School online study system. I hope all of you will be fine at home, stay safe. We are doing economics बेटे। LPG पॉलिसी वाला लेसन हमारा चल रहा था, इकोनॉमिक रिफॉर्म वाला। आपको पता है इकोनॉमिक रिफॉर्म में हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन अपनाया था बेटे। तो ये तीनों टर्म हम पढ़ चुके हैं, तीनों एलिमेंट हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बारी आ चुकी है बेटे एन अप्रेजल ऑफ एलपीजी पॉलिसी। एलपीजी पॉलिसी का अप्रेज करने की, अप्रेजल करने की या इवेल्युएशन करने की बेटे। जब भी हम किसी को अप्रेज करते हैं तो हम उसके बेटे स्ट्रॉन्ग पॉइंट और वीक पॉइंट बताते हैं। जब भी हम किसी को इवेल्युएट करते हैं बेटे तो उसकी मेरिट्स और डिमेरिट्स बताते हैं। तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट, वीक पॉइंट से मेरिट्स और डिमेरिट्स एक ही बात है बेटे। तो अब आपको एलपीजी पॉलिसी का अप्रेजल करना है, यानी कि उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज या मेरिट्स और डिमेरिट्स बेटे डिस्कस करनी है। हम शुरू कर लेते हैं बेटे मेरिट से, ठीक है, फायदे से। सबसे पहला फायदा हुआ वाइब्रेंट इकोनॉमी। एक होता है बेटे स्टैग्नेंट इकोनॉमी, एक होता है वाइब्रेंट इकोनॉमी। बिफोर 1991 इंडिया वाज अ स्टैग्नेंट इकोनॉमी। स्टैग्नेंट इकोनॉमी जिसकी ग्रोथ रेट या तो बहुत स्लो हो या फिर हो नील, बिल्कुल भी नहीं हो रही है ग्रोथ रेट बेटे, जीरो ग्रोथ रेट है जिसकी, वो एक स्टैग्नेंट इकोनॉमी कहलाएगी, ठीक है। तो इंडिया एक स्टैग्नेंट इकोनॉमी था बिफोर 1991, लेकिन 1991 के बाद जब आपने एलपीजी अपनाए बेटे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन आपने अडॉप्ट किया, तो उसके बाद हुआ क्या, इंडियन इकोनॉमी एक वाइब्रेंट इकोनॉमी बन गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ ग्रोथ रेट में काफी अच्छी इंप्रूवमेंट आई बेटे। ग्रोथ रेट में काफी अच्छी इंप्रूवमेंट आपकी देखने को मिली बेटे, ठीक है। तो इस तरह से हमने, ठीक है, जो ग्रोथ रेट थी बेटे वो 8% तक आपकी बढ़ चुकी थी, ठीक है, 8% से इंक्रीज हो गई थी आपकी ग्रोथ रेट बेटे ड्यूरिंग द एलपीजी पॉलिसी। तो कहने का मतलब है ग्रोथ रेट बढ़ने से बेटे हमारी जो इकोनॉमी थी वो स्टैग्नेंट से वाइब्रेंट बन गई बेटे। वाइब्रेंट इकोनॉमी जिसकी ग्रोथ रेट काफी अच्छी होती है। सेकंड देखिए स्टिमुलेशन टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। स्टिमुलेशन का मतलब होता है बेटे प्रेरणा या मोटिवेशन। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर को बेटे मोटिवेशन मिली, प्रेरणा मिली और ज्यादा से ज्यादा लोगों ने बेटे इंडस्ट्रीज लगानी शुरू की, इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन करना शुरू किया बेटे। सो एलपीजी पॉलिसी हैव वर्कड एज अ ग्रेट स्टिमुलेंट। तो एलपीजी पॉलिसी ने बेटे एक ग्रेट एंकरेजमेंट, एलपीजी यानी स्टिमुलेशन यानी प्रेरणा हो गया या मोटिवेशन हो गया, एंकरेजमेंट हो गई बेटे। तो एलपीजी पॉलिसी से लोगों को बहुत बड़ी एंकरेजमेंट मिली कि वो अपने प्राइवेट बिजनेस हाउसेस सेटअप करे बेटे भारतीय प्रोडक्शन में। इसी के चलते ड्यू टू दिस पॉलिसी जो आईटी इंडस्ट्रीज थी, भारत की जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज थी बेटे, उसे ग्रेट रिकॉग्निशन मिल पाई, ग्लोबल रिकॉग्निशन मिल पाई बेटे। हैदराबाद साइबराबाद बन गया बेटे, गुड़गांव हो गया, फरीदाबाद हो गई, इन्हें ग्रेट रिकॉग्निशन मिली ठीक है आईटी सेक्टर में बेटे। तो इससे हुआ क्या, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। थर्ड पॉइंट देखिए एक चेक ऑन फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट को हिंदी में कहते हैं वित्तीय घाटा बेटे, वित्तीय घाटा। तो वित्तीय घाटे पर रोक लगी बेटे। मैं आपको बता दूं जो फिस्कल डेफिसिट होता है ये हमेशा जीडीपी की परसेंटेज निकाला जाता है। जीडीपी का कितना परसेंट आपको घाटा हुआ, फिस्कल डेफिसिट हुआ बेटे। तो चेक का मतलब यहाँ पर है कंट्रोल से या नियंत्रण से बेटे, यानी हमने फिस्कल डेफिसिट, वित्तीय घाटे पर नियंत्रण पाया। पहले तो जो हमारा फिस्कल डेफिसिट था बेटे वो बहुत हाई था, ठीक है। पहले हमारा जीडीपी का 8.8% फिस्कल डेफिसिट रहता था। जो वित्तीय घाटा था वो जीडीपी का 8.5% था बेटे, लेकिन 1991 के बाद जो ये वित्तीय घाटा है वो केवल 3.5% रह गया। यानी आपने अपने फिस्कल डेफिसिट को 4% से रिड्यूस कर दिया, 4% से घटा दिया बेटे। घाटा घट रहा है, अच्छी बात है। फिस्कल डेफिसिट डाउन जा रहा है, अच्छी बात है बेटे, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। आपका जो रुपया है इंडिया में ही रहेगा, अदरवाइज उसको आपको घाटे को पे करने में 100 रुपया चला जाएगा बेटे, उसकी लोन की अमाउंट पे करने में और उसका इंटरेस्ट पे करने में। तो इसीलिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के चलते हमने फिस्कल डेफिसिट पर कंट्रोल पाया। नेक्स्ट देखिए चेक ऑन इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है तेजी। जब प्राइस लगातार बढ़ते हैं बेटे तो तेजी आती है। प्राइस लगातार बढ़ने के दो कारण होते हैं, डिमांड इज हाई एंड सप्लाई इज लो। इन्फ्लेशन के दो कारण होते हैं बेटे, जिस प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा हो और उसकी सप्लाई बहुत लो हो तो उसके प्राइस बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन
एलपीजी के बाद हुआ क्या, इंडस्ट्रीज को एंकरेजमेंट की गई कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन लगाए, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन लगा तो आउटपुट बढ़ा, आउटपुट बढ़ने से प्रोडक्ट की सप्लाई इंक्रीज हुई, और जिस प्रोडक्ट की सप्लाई इंक्रीज होती है बेटे, 11th में भी बहुत बार बताया था कि जिस प्रोडक्ट की सप्लाई बढ़ती है उसके प्राइस डाउन चले जाते हैं। डिमांड बढ़ती है तो प्राइस भी बढ़ते हैं, सप्लाई बढ़ती है तो प्राइस घट जाते हैं। सप्लाई का मतलब प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गया, अब किसी चीज की कमी हो तो ठीक है उसके प्राइस बढ़ जाएंगे, लेकिन जो ऑलरेडी बहुत अधिक मात्रा में, तो उसके प्राइस कहां से बढ़ाओगे, प्राइस गिराने और पड़ेंगे ताकि वो सारा सोल्ड आउट हो जाए और कोई खराब प्रोडक्ट आपके पास ना बचे या डैमेज प्रोडक्ट आपके पास ना बचे बेटे। तो कहने का मतलब है एलपीजी पॉलिसी से आउटपुट बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ा बेटे, ठीक है, प्रोडक्शन से गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो बढ़ा, और फ्लो बढ़ने से उसकी सप्लाई बढ़ी, सप्लाई बढ़ती है तो प्राइस गिर जाते हैं, यानी इन्फ्लेशन पे हमने कंट्रोल पाया। जो लगातार हमारे प्राइस बढ़ रहे थे उसे हमने कंट्रोल कर लिया बेटे। तो इन्होंने डाटा बताया हुआ है कि भाई 2011-12 से 13-14 में जो इन्फ्लेशन की रेट थी वो 6 to 9% थी, यानी हर साल 6 से 9% प्राइस बढ़ जाते थे। अगर कोई प्रोडक्ट 100 रुपए का है बेटे तो वो अगले साल 106 का, 107 का, 108 का या 109 का हो जाता था। ये है इन्फ्लेशन, ठीक है बेटे। तो प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ जाते थे, लेकिन 2018-19 में जो इन्फ्लेशन की रेट है वो केवल 3.4% रही बेटे, ठीक है, 2018 एंड 19 में। तो देखो कुछ टाइम पहले बेटे 6 से 9% थी इन्फ्लेशन, और उसके बाद केवल 3.4% है, यानी 100 रुपए का प्रोडक्ट 103 का हो गया, पहले 106 का या 107 का हो जाता था बेटे। तो कहने का मतलब है हमने इन्फ्लेशन को पे कंट्रोल पाया, ठीक है। इट मे बी नोटेड दैट हाई इन्फ्लेशन, अगर बेटे इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हाई होती है, ठीक है, रेट बहुत ज्यादा हाई होते हैं बेटे, तो इससे इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा देती है गवर्नमेंट। क्यों बढ़ाती है गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट, वो मैंने बेटे बैंक मनी सप्लाई वाले लेसन में बता दिया। इन्फ्लेशन बहुत हाई है बेटे, प्राइस बहुत बड़े हुए हैं ऑलरेडी, लोगों के पास इनकम बहुत ज्यादा है, उनकी इनकम को कम करना है, उन्हें अब लोन नहीं देना। लोन कैसे नहीं देंगे, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे, लोगों के लिए लोन लेना महंगा हो जाएगा और वो कम लोन लेंगे बेटे। तो इन्फ्लेशन हाई होती है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जाता है, जिससे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाते बेटे, और जीडीपी ग्रोथ रेट हमारी घट जाती है। इसीलिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कंज्यूमर सॉवरेंटी। कंज्यूमर सॉवरेंटी का मतलब मैंने आपको बताया हुआ है बेटे कई बार। कंज्यूमर सॉवरेंटी का मतलब होता है द फ्रीडम ऑफ चॉइस, यानी कंज्यूमर के पास बेटे फ्रीडम आई, प्रोडक्ट को चुनने की फ्रीडम आई, क्योंकि एलपीजी पॉलिसी के बाद बहुत सारी प्राइवेट इंडस्ट्रीज ने इंडिया की मार्केट में एंट्री की। प्राइवेट इंडस्ट्री ने तो की ही, साथ ही साथ जो विदेशी फॉरेन फर्में थी, फॉरेन कंपनीज थी, उन्होंने भी इंडियन मार्केट में एंट्री की, यानी कि अब एक ही प्रोडक्ट को बनाने वाले कई सारी फर्में आ चुकी थी बेटे। अब गवर्नमेंट की जो मोनोपोली थी ना, कि कुछ ही कंपनियां हैं जो प्रोडक्ट को बना रही है, वो खत्म हो गई थी बेटे। बहुत सारी इंडस्ट्रियां आ चुकी थी, मार्केट में कंपटीशन आ चुका था। अब एक प्रोडक्ट के बेटे 10, 12, 15, 20 कंपनियां खुल चुकी थी बेटे। अब कंज्यूमर के पास आ चुकी थी चॉइस कि उसे 20 कंपनियों के प्रोडक्ट में से कोई एक बेस्ट प्रोडक्ट को चुनना है बेटे। तो कंज्यूमर की सॉवरेंटी इंक्रीज हुई, फ्रीडम ऑफ चॉइस इंक्रीज हुई। अदरवाइज इससे पहले तो कंज्यूमर के पास ऑप्शन ही नहीं था, उसे गवर्नमेंट के बेटे घिसे पिटे प्रोडक्ट को ही यूज करना पड़ता था। बट एलपीजी आने के बाद उसके पास फ्रीडम ऑफ चॉइस आई, बहुत सारे प्रोडक्ट में से उसे बेस्ट प्रोडक्ट चुनना था बेटे। कंज्यूमर की सॉवरेंटी आई, कंज्यूमर को सोशल वेलफेयर मिली, कंज्यूमर का हित बेटे बढ़ गया, और कंज्यूमर के साथ जो ठगी होती थी या कंज्यूमर का जो एक्सप्लॉयटेशन होता था उसमें काफी कमी आ गई बेटे, ठीक है। तो इन्होंने बताया भाई प्रोड्यूसर्स आर वाइडली रिस्पोंडिंग टू कंज्यूमर चॉइस एंड प्रेफरेंस। तो बेटे प्रोड्यूसर ने कंज्यूमर की चॉइस और प्रेफरेंस को बेटे महत्व दिया, उसे रिस्पेक्ट की बेटे, और कॉन्सिक्वेंटली द ओवरऑल एक्सपेंडिचर ऑफ द हाउस होल्ड हैज टेंडेड टू राइज। तो बेटे कंज्यूमर को उनके चॉइस के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट मिल जाता है तो डेफिनेटली राइज हो जाता है उसका लिविंग स्टैंडर्ड और एक्सपेंडिचर बेटे। 6 पॉइंट है ए सब्सटेंशियल इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बेटे। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में बेटे इंक्रीज आया क्योंकि हमने बताया डिवैल्यूएशन अपनाया था गवर्नमेंट ने 1991 के रिफॉर्म के बाद बेटे। तो डिवैल्यूएशन में हमने अपनी करेंसी को कम किया एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, एक्सपोर्ट बढ़े बेटे, फॉरेन करेंसी आई, इंडिया में आउटपुट बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ा बेटे, प्रोडक्शन बढ़ने के बाद उसे एक्सपोर्ट किया गया,
फॉरेन करेंसी ने भारत में काफी कमा ली बेटे। सो देखिए 1991 से पहले मैंने बताया वर्ल्ड बैंक से लोन ले रखा था हमने, और हमारा जो फॉरेन रिजर्व था बेटे वो उसकी पेमेंट करने में ही, इंटरेस्ट की पेमेंट करने में ही चला जाता था बेटे। तो जो डिप्लेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, डिप्लेशन का मतलब होता है खत्म हो जाना किसी चीज का या कमी आना किसी चीज में, डिप्लेशन मतलब कमी लिख लीजिए आप। तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज में बेटे कमी आ रही थी, जिसके कारण गवर्नमेंट कंपेल हो गई, कंपेल यानी कि मजबूर, गवर्नमेंट मजबूर हो गई कि वो एलपीजी पॉलिसी अपनाए बेटे। थैंक्स टू दिस पॉलिसी फॉरेन रिजर्व ऑफ द कंट्री हैव नाउ रीच ए कंफर्टेबल लेवल बेटे। तो इन पॉलिसी के जरिए ही जो हमारा फॉरेन रिजर्व था वो एक कंफर्टेबल लेवल पर पहुंच गया। गुड अमाउंट ऑफ फॉरेक्स रिजर्व एनहेंस द इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस ऑफ ग्लोबल इन्वेस्टर इन द इंडियन मार्केट बेटे। तो अच्छे फॉरेन रिजर्व आने से जो विदेशी प्लेयर्स थे, जो विदेशी बड़ी फर्में थी, फॉरेन बड़ी कंपनियां थी, वो इंडिया की तरफ अट्रैक्ट हुई और इंडिया को एक ग्लोबल हब बना दिया बेटे, ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है फ्लो बेटे। हम बात कर रहे थे फ्लो ऑफ प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो इंडिया के अंदर भी जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट थी उसका फ्लो काफी इंक्रीज हुआ, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट ने बेटे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन अपनाया, जिससे जो हमारे इंडिया की प्राइवेट इंडस्ट्रीज थी उन्हें एंकरेजमेंट मिला बेटे, एंकरेजमेंट मिला कि वो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सके बेटे। और ये गवर्नमेंट के लिए भी एक रिलीफ वाली बात थी, कोई गवर्नमेंट भी चाहती थी कि भाई इंडिया की इंडस्ट्रीज भी आगे आए, कंपटीशन करे बेटे विदेशी कंपनियों के साथ। सो फॉरेन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हैज टेकन अ क्वांटम जंप आफ्टर द अडॉप्शन ऑफ एलपीजी बेटे। तो प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट में भी काफी इंक्रीज आया, हमारे देश के लोगों ने खूब इन्वेस्टमेंट की बेटे, लाभ उठाया इस चीज का कि गवर्नमेंट ने जो रिलैक्सेशन दिया है, गवर्नमेंट ने जो फ्रीडम दी है, उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाया जा सके। और बेटे गवर्नमेंट को भी ग्रेट रिलीफ मिला बिकॉज डोमेस्टिक इकोनॉमी वाज नॉट जनरेटिंग इनफ सरप्लस फॉर री इन्वेस्टमेंट। क्योंकि 1991 से पहले हमारी जो डोमेस्टिक इकोनॉमी थी, हमारी जो खुद की कंपनियां थी, घरेलू कंपनियां, वे बेटे सरप्लस जनरेट कर ही नहीं पा रही थी जिससे री इन्वेस्टमेंट हो, ठीक है। और ये जो सर्कुलर फ्लो है इनकम का वो चलता जाए बेटे, ये कर ही नहीं पा रही थी। हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी डाउनवर्ड थी, ओल्ड टेक्नोलॉजी का यूज करती थी और वो इतना सरप्लस ले ही नहीं पा रही थी कि री इन्वेस्टमेंट करे बेटे। इसलिए हमने एलपीजी अपनाई ताकि वो एंकरेज हो और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करे बेटे। सेकंड था इंडिजियस टेक्नोलॉजी वाज गेटिंग ऑब्सोलीट। इंडिजियस मतलब होता है स्वदेशी। तो हमारी जो स्वदेशी टेक्नोलॉजी थी, भारत की जो टेक्नोलॉजी थी बेटे, वो घिसी पिटी हो चुकी थी, ऑब्सोलीट हो चुकी थी, बेकार हो चुकी थी। तो एलपीजी से बेटे इंडियन कंपनी ने भी कंपटीशन किया बेटे और विदेशों से आए प्रोडक्ट का यूज किया, ठीक है। तो काफी ज्यादा कंपटीशन देखने को मिला बेटे। तो इसीलिए फॉरेन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का फ्लो भी भारत की तरफ हुआ, उनका रुझान भी बढ़ा, ठीक है। और गवर्नमेंट को भी रिलीफ मिला, क्योंकि गवर्नमेंट को क्यों रिलीफ मिला? क्योंकि हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी सरप्लस जनरेट नहीं कर पा रही थी और साथ ही साथ जो हमारी स्वदेशी टेक्नोलॉजी थी बेटे वो बेकार, ऑब्सोलीट हो चुकी थी। नेक्स्ट पॉइंट है रिकॉग्निशन यानी कि पहचान ऑफ इंडिया एज एन इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर। तो बेटे चाइना ऑलरेडी एक पावर बन चुका था और बेटे देशों ने माना, भारत का लोहा माना कि अब भारत भी एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक पावर उभर कर सामने आ सकता है। जैसी भारत ने एलपीजी अपनाई बेटे, विदेशी कंपनियों की मार्केट के दरवाजे खुल गए भारत के लिए बेटे। पहले दरवाजे बंद थे भारत के उनके लिए, भारत अलाउड नहीं करता था उन कंपनियों को इंडिया में एंटर करे। लेकिन जैसे ही ग्लोबलाइजेशन अपनाया, विदेशी कंपनियों ने बेटे इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट किया और भारत एक इकोनॉमिक पावर बनने की कगार पर पहुंच चुका था बेटे। और आज देखिए काफी अच्छी इकोनॉमिक कंट्री बन चुका है भारत, कोई बेकार इकोनॉमी नहीं है, आज काफी अच्छी इकोनॉमी बन चुका है बेटे। सो इट इज ड्यू टू द एलपीजी पॉलिसी बेटे। तो एलपीजी पॉलिसी के चलते अ कॉन्सिक्वेंट राइज इन द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी का स्तर काफी बढ़ा बेटे, इकोनॉमिक पावर भारत बनने की तरफ अग्रसर हो रहा था बेटे। एंड इंडिया इज नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज अ इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर इन द वर्ल्ड। और इंडिया जो था बेटे वो एक इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर उभर कर सामने आ रहा था दूसरे देशों के सामने। दूसरे देशों ने भारत का लोहा माना कि भारत एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक पावर बन सकता है। दिस रिकॉग्निशन was not only India's economic ranking in the world बेटे, इस रिकॉग्निशन से भारत की इकोनॉमिक रैंकिंग तो बढ़ी ही बढ़ी, बट आल्सो बूस्ट कॉन्फिडेंस ऑफ ग्लोबल इन्वेस्टर। जो ग्लोबल इन्वेस्टर होते हैं, जो देश विदेशों में बेटे इन्वेस्ट करते हैं, जैसे KFC हो गया, डोमिनोज हो गया बेटे, ये सब विदेशी प्लेयर हैं। और भी बहुत सारे होते हैं जैसे, ठीक है,
होंडा हो गया जापान का, सुजुकी वगैरह हो गए बेटे। तो इनका कॉन्फिडेंस भी भारत में बढ़ा कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर इन्वेस्टमेंट करने पर हमें काफी प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि भारत की मार्केट का साइज बहुत बड़ा है बेटे, लार्ज पॉपुलेशन है और अमीर पॉपुलेशन भी है, गरीब भी है और मिडिल क्लास भी है। तो भारत में सभी तरह के लोग रहते हैं बेटे, तो सभी तरह के प्रोडक्ट यहाँ कामगार सिद्ध होते हैं, ठीक है, कारगर सिद्ध होते हैं, हाई से हाई प्राइस वाले भी, लो से लो प्राइस वाले भी और मिड से मिड प्राइस वाले बेटे। तो इंडिया एक इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर वो भरकर सामने आया और ग्लोबल इन्वेस्टर को भी बेटे भारत ने में भरोसा जताया और ग्लोबल इन्वेस्टर ने खूब इंडिया में इन्वेस्टमेंट की, तो इंडिया एक इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर बन पाया। लास्ट बेटे, अ शिफ्ट फ्रॉम मोनोपोली मार्केट टू कंपेटिटिव मार्केट। भारत का करेक्टर पहले मोनोपोली मार्केट का था, केवल गवर्नमेंट का ही अधिकार था, गवर्नमेंट ही सारी डिसीजन ले रही थी, गवर्नमेंट की मोनोपोली चल रही थी बेटे, ठीक है, गवर्नमेंट की टेक्नोलॉजी थी, गवर्नमेंट ही डिसीजन ले रही थी, गवर्नमेंट के घिसे पिटे डिसीजन मिलते थे बेटे, घिसी पिटी टेक्नोलॉजी थी, खराब टेक्नोलॉजी थी, बेकार टेक्नोलॉजी थी, तो सब कुछ बेकार चल रहा था बेटे, ठीक है। तो जैसे ही हमने एलपीजी अपनाई बेटे, तो भारत की जो एक मोनोपोली पावर थी वो अब कंपेटिटिव मार्केट में बदल गई, क्योंकि देश में तो कंपटीशन आया ही, अलग अलग प्राइवेट इंडस्ट्रियां तो ओपन हुई ही, साथ ही साथ जो इंटरनेशनल कंपनियां थी उन्होंने बेटे भारत में दस्तक दी। पेप्सी, कोका कोला ये भारत में एंट्री नहीं कर पा रही थी, लेकिन 1991 के बाद ये फ्री हो गई इंडिया में एंट्री करने के लिए, ठीक है बेटे। तो इंडिया की जो मोनोपोली इकोनॉमी थी अब वो कंपेटिटिव मार्केट में बदल गई। इंडिया की कंपनियों को तो बेटे कंपटीशन मिला दोनों से, इंडिया की नई प्राइवेट कंपनियों से भी और साथ ही साथ फॉरेन कंपनियों से भी बेटे इन्हें कंपटीशन मिल पाया। सो एलपीजी पॉलिसी बेटे जो स्ट्रक्चर था इंडियन मार्केट का वो काफी बदला बेटे, ठीक है। इंडिया एक मोनोपोलिस्टिक कैरेक्टर से एक कंपेटिटिव इकोनॉमी बना बेटे, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिए, एक कपल ऑफ डेकेड्स बैक, डेकेड का मतलब दशक, यानी लगभग 20 साल पहले प्रोडक्ट लाइक कार, रेफ्रिजरेटर, AC and PC were the monopoly market for selected brand only। तो बेटे 1991 से कुछ समय पहले AC हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गए बेटे, कूलर हो गए, कार हो गए, PCs हो गए, इन सब की मोनोपोली मार्केट थी। कुछ 2-4 ही ब्रांड थी जो ये प्रोड्यूस करती थी, लेकिन जैसे ही 1991 में एलपीजी पॉलिसी अपनाए बहुत सारी कंपनियों ने इंडिया में एंट्री की और इन कंपनियों को टफ कंपटीशन दिया बेटे, टफ कंपटीशन, क्वालिटी वाइज बेहतर, सब चीज प्रोडक्ट वाइज बेहतर, प्राइस वाइज बेहतर बेटे। और इन जो का जो मोनोपोली कैरेक्टर था, ये जो कुछ ही ब्रांड, देखिए बेटे नेक्स्ट टॉपिक है आपका मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलाईजेशन एंड माइक्रो इकोनॉमिक स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट। बेटे ये पेज नंबर 131 पर आपको दिया हुआ है ऊपर बॉक्स में। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलाईजेशन क्या होता है और माइक्रो इकोनॉमिक स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट क्या होते हैं बेटे, एक बार इसके बारे में आप सुन लीजिए। तो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलाईजेशन होता है द सेट ऑफ इकोनॉमिक मेजर्स विच इफेक्ट द एंटायर इकोनॉमी। मैक्रो का मतलब और माइक्रो का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूं बेटे, माइक्रो स्मॉल लेवल, मैक्रो लार्ज लेवल। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलाईजेशन वो रिफॉर्म्स होते हैं या वो मेजर्स होते हैं जो पूरी इकोनॉमी को इफेक्ट करते हैं, इसीलिए परवेजिव इन नेचर के बेटे। परवेजिव इन नेचर का मतलब है ऑल सेक्टर, सारे के सारे सेक्टर, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर हो गए, इंडस्ट्रियल सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, सबको इफेक्ट करते हैं समान रूप से बेटे। तो आपको पता लग गया व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलाईजेशन। सो दीज आर दोज मेजर्स व्हिच इफेक्ट द एंटायर इकोनॉमी एंड are pervasive in nature. It means it affects the every sector of the economy. The macroeconomic stabilization affects the every sector of the economy because they are at macro level, at entire economy level बेटे, that is why। आगे देखिए माइक्रो इकोनॉमिक स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट क्या होती है। सो देखिए मैक्रो तो क्या होता है, पूरी इकोनॉमी को इफेक्ट करता है, ये पूरी इकोनॉमी को इफेक्ट नहीं करेंगे, ये स्पेसिफिक फैक्टर को स्पेसिफिकली ही इफेक्ट करेंगे बेटे। माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलाईजेशन स्पेसिफिक फैक्टर को स्पेसिफिकली ही इफेक्ट करेंगे, पूरी इकोनॉमी को इफेक्ट नहीं करेंगे। तो देखिए these refers to those measures of government which focused on the structural changes। क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है तो गवर्नमेंट के वो मेजर्स हैं जो स्ट्रक्चर पर इफेक्ट होते हैं, स्ट्रक्चर पर फोकस करते हैं इन इकोनॉमी एंड हैड स्पेसिफिक फोकस ऑन स्पेसिफिक सेक्टर्स। और बेटे ये डिफरेंट सेक्टर को डिफरेंट तरीके से फोकस करते हैं, डिफरेंट सेक्टर को डिफरेंट तरीके से इफेक्ट करते हैं बेटे। तो ये था पहला पॉइंट। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलाईजेशन वो मेजर होते हैं गवर्नमेंट के जो पूरी इकोनॉमी को इफेक्ट करते हैं और ये परवेजिव इन नेचर के होते हैं, परवेजिव यानी सभी सेक्टर को, जबकि ये वो मेजर्स होते हैं जो बेटे स्ट्रक्चरल चेंजेस पर फोकस करते हैं और ईच स्पेसिफिक सेक्टर को स्पेसिफिकली इफेक्ट करते हैं बेटे।
मैक्रो इकोनॉमिक के अंदर देखिए क्या क्या आता है, दे इंक्लूड मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी एंड एक्सचेंज रेट पॉलिसी। बेटे देखो, मॉनेटरी पॉलिसी अप्लाई हो गई, पूरे देश में अप्लाई होती है मॉनेटरी पॉलिसी, जिसमें बैंक रेट आता है, रेपो रेट आता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट आती है, ठीक है, मार्केट ऑपरेशन आते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन, तो ये पूरी इकोनॉमी को इफेक्ट करते हैं। फिजिकल पॉलिसी, टैक्स सिस्टम देख लिए, जीएसटी आया तो कोई एक राज्य के लिए थोड़ी नहीं आया, पूरे देश के लिए आया बेटे, ठीक है, तो फिजिकल पॉलिसी इसके में आ गई। और साथ ही साथ एक्सचेंज रेट पॉलिसी, जब आप इंडियन करेंसी को यूएस डॉलर से एक्सचेंज कराओगे तो चाहे चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता कहीं करा लो, सेम रेट में एक्सचेंज होंगे बेटे, क्योंकि ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के मेजर्स होते हैं। माइक्रो में देखिए बेटे, इंडस्ट्रियल पॉलिसी अपनी खुद की अलग होती है, ट्रेड पॉलिसी अलग होती है, पब्लिक सेक्टर पॉलिसी अलग होती है, प्राइस पॉलिसी अलग होती है, टैरिफ पॉलिसी अलग होती है हर सेक्टर के लिए बेटे, ठीक है। जीएसटी की रेट देखिए अलग अलग पाएगी सबके लिए, ठीक है। तो ये थे बेटे माइक्रो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। देखिए जो मैक्रो इकोनॉमिक होता है वो शॉर्ट टर्म मेजर्स होते हैं टू करेक्ट द ओवरऑल इम्बैलेंस। अब मैक्रो इकोनॉमिक से अगर इम्बैलेंस आता है, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है, इकोनॉमी डिसइक्विलिब्रियम में पहुंच जाती है बेटे, तो इसलिए हमें क्या करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स मेजर्स करते हैं और शॉर्ट टर्म में उसे बैलेंस कर देते हैं। शॉर्ट टर्म में उसे बैलेंस कर देते हैं, कुछ टाइम बाद वो फिर से इम्बैलेंस हो जाती है, फिर कुछ टाइम बाद हम फिर से उसे बैलेंस करते हैं। तो इसीलिए ये शॉर्ट टर्म मेजर होता है ताकि हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में या बैलेंस में बनी रहे। जबकि माइक्रो इकोनॉमिक्स बेटे लॉन्ग टर्म होता है, क्योंकि यहाँ स्ट्रक्चर पर फोकस किया जाता है, देश के ढांचे पर फोकस किया जाता है बेटे, ठीक है। सो दे आर द लॉन्ग टर्म मेजर्स एमिंग एट इंप्रूविंग द लेवल ऑफ एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। तो बेटे अपने स्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए इनका फोकस एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी पर रहता है बेटे। तो ये था आपका टॉपिक, इसे ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलाईजेशन, वो मेजर जो पूरी इकोनॉमी को इफेक्ट करते हैं, परवेजिव है। ये वो मेजर होते हैं जो स्ट्रक्चरल चेंजेस को इफेक्ट करते हैं और ईच स्पेसिफिक सेक्टर पर इनका स्पेसिफिक प्रभाव पड़ता है। इसमें मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, एक्सचेंज रेट पॉलिसी आएगी, इसमें इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी, ये सब चीजें आएंगी। ये शॉर्ट टर्म मेजर हैं, शॉर्ट टर्म में हमें अपनी कंट्री को बैलेंस में लेकर आना। ये लॉन्ग टर्म मेजर है क्योंकि ये एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी पर बेटे ध्यान देता है। साथ ही साथ जो फोकस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलाईजेशन था बेटे, ये कंट्री का जो डिविडेंड बीओपी है, डिविडेंड यानी कि सिकुड़ना, जो बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, जिसमें बेटे एक कंट्री के सारे फॉरेन ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं, वो बीओपी अगर आपका सिकुड़ जाए, कम हो जाए, यानी दूसरे देशों से आपका व्यापार कम हो जाए तो काफी खराब प्रभाव पड़ता है बेटे। तो बीओपी के डिविडेंड बैलेंस को सही करने के लिए भी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलाईजेशन को हम यूज करते हैं बेटे। तो ये था इन दोनों के बीच डिफरेंस। एक टॉपिक और देख लीजिए, फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म एंड सेकंड जनरेशन रिफॉर्म क्या होते हैं बेटे। तो फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म वो रिफॉर्म होते हैं बेटे जिसमें कोई लीगल एक्शन या कोई लेजिस्लेटिव एक्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई हमें लॉ या कानून या रूल्स बनाने की जरूरत हमें नहीं पड़ती बेटे। लेजिस्लेटिव मेजर का मतलब होता है विधान, विधान यानी कानून, नियम, वैधानिक बेटे। तो फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म आपके हो गए विच डू नॉट रिक्वायर एनी लेजिस्लेटिव एक्शन, कोई वैधानिक कार्यवाही, कोई रूल्स रेगुलेशन, कोई कानून बनाने की जरूरत हमें नहीं पड़ती बेटे। सो देयरफॉर दीज रिफॉर्म कैन बी कैर्ड आउट सिंपली, इन रिफॉर्म को हम सिंपली कर सकते हैं, फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म को हम सिंपल तरीके से कर सकते हैं बेटे, थ्रू द एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के जो सिस्टम है, गवर्नमेंट के जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, उनके जरिए फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म को इजिली किया जा सकता है। सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म देखिए, ये वो रिफॉर्म होते हैं जिसमें हमें कानून बदलने की आवश्यकता पड़ जाती है बेटे, कानून ही चेंज हो जाएगा पूरा का पूरा। सो दीज आर दीज रिफॉर्म विच रिक्वायर द लेजिस्लेटिव एक्शन, ठीक है बेटे। दीज रिफॉर्म कैन नॉट बी कैरिड आउट थ्रू एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेशन, ये एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं किए जा सकते। इसके लिए बेटे एग्जीक्यूटिव सेटअप फिर से लगाना पड़ेगा, फिर से पूरी गवर्नमेंट को सेटअप करना पड़ेगा। इसीलिए जो सेकंड जनरेशन रिफॉर्म होते हैं वो डिले हो जाते हैं। इसलिए जब भी नई गवर्नमेंट आती है अपने सेकंड जनरेशन रिफॉर्म लेकर आती है, अपने लेवल पर कुछ नया करती है और दिखाती है लोगों को कि हमने सेकंड जनरेशन रिफॉर्म किए हैं बेटे। थैंक यू वेरी मच।